नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्पेशल में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और एक ऐसा वक्त भी था जब नेता सार्वजनिक तौर पर मंदिरों में जाने से बचते थे, लेकिन मोदी सरकार में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह, किसी राज्य के दौरे पर मंदिर जाना नहीं भूलते। पिछले 30 दिनों में अमित शाह देश के 3 बड़े राज्यों में दौरे पर गए। इन 30 दिनों में अमित शाह 5 मंदिरों में दर्शन कर चुके हैं। पूर्वोत्तर के दौरे पर गए अमित शाह ने आज गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में पूजा की। पिछले हफ्ते ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी अमित शाह मिदनापुर में सिद्धेश्वरी मंदिर और महामाया मंदिर गए थे। सवाल है कि क्या अमित शाह की ये रणनीति है, और यही रणनीति ही बीजेपी के विजय का शक्ति पाठ है। मिशन पूर्वोत्तर के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे। अमित शाह के साथ असम के स्वास्थ्य मंत्री और राज्य में बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। मंदिर की सीढ़ियों के जरिए अमित शाह असम में दोबारा सत्ता की सीढ़ी को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। कामाख्या मंदिर में प्रवेश करने से पहले अमित शाह ने हेमंत बिस्वा शर्मा से मंदिर के बारे में कुछ जानकारी ली। हेमंत बिस्वा ने मंदिर से जुड़ी जानकारी अमित शाह को दी, जिसके बाद दोनों थोड़ा मुस्कुराए और फिर मंदिर की तरफ चल पड़े। गर्भगृह में दर्शन करने से पहले बाहर पुजारियों ने अमित शाह को छोटी सी पूजा कराई और मंत्रोच्चार किया। मंत्रोच्चार के बाद अमित शाह पुजारियों के साथ गर्भगृह में दर्शन के लिए गए। असम के जिस कामाख्या मंदिर में अमित शाह पूजा करने पहुंचे थे, अब जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। कामाख्या मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर असम के नीलांचल पर्वत पर मौजूद है। गर्भगृह में देवी की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है। दुनिया भर के तांत्रिकों के लिए भी ये पूज्य स्थान है। करीब 10 मिनट तक गर्भगृह में मां कामाख्या देवी के दर्शन के बाद अमित शाह बाहर निकले तो उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था। बाहर एक बार फिर मंदिर के शिखर को देखकर तीनों नेताओं ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। जानी जानी हो पापानी जन्मांत्र तानि श तानि तानि निश्चन्ति अदक्षिणाम। पूजा के बाद अमित शाह ने मंदिर परिसर की परिक्रमा की। परिक्रमा के दौरान मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचने पर एक बार फिर पुजारियों ने उन्हें पूजा करवाई। बोले कामाख्यां काम संपुन्नां कामेश्वरी हरप्याम कामनां देहि नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते कामाख्ये वरदे देवी नीला पर्वत वासिनी तं देवी जगतं मातो नियोनिमुद्रे नमः। कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के साथ ही अमित शाह का 2 दिनों का असम दौरा खत्म हो गया। 2 दिन के असम दौरे के पहले दिन जहां अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया, तो वहीं दूसरे दिन मंदिर में शक्ति पूजा की। भक्ति, शक्ति और राजनीति, अमित शाह की राजनीति का ये नया रूप पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। अमित शाह के राजनीति के इस रूप को समझाने के लिए आपको 1 महीने पीछे ले चलते हैं। ये तस्वीर पिछले महीने 29 नवंबर की है, जब गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे। हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में प्रचार की शुरुआत अमित शाह ने भक्ति से की थी। लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा हरि ओम नमोस्तुते। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन किया था।
अमित शाह की ऐसी ही तस्वीरें पिछले हफ्ते भी देखने को मिली थी, जब वो 2 दिनों के बंगाल दौरे पर गए थे। 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में अमित शाह ने सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन किए थे। यहाँ उन्होंने मां काली की आरती की थी। सिद्धेश्वरी काली मंदिर के बाद अमित शाह मां महामाया का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। यहाँ भी उन्होंने मां महामाया के सामने हाथ जोड़कर विजय का आशीर्वाद मांगा था। भक्ति के बाद अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में शक्ति का भी प्रदर्शन किया था। यहां उन्होंने भव्य रैली कर अपनी विरोधी ममता बनर्जी को राजनीति का पाठ पढ़ाया था। अमित शाह की शक्ति और भक्ति वाली राजनीति से उनके राजनीतिक विरोधी परेशान हैं और उनकी इस रणनीति का काट ढूंढना उनके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। हाल ही के चुनाव में अमित शाह की रणनीति रंग लाई है और आने वाले चुनाव में भी अमित शाह इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। कामाख्या मंदिर आज जैसे उनका जाना हुआ है और इसके पहले तेलंगाना में भी जब उनकी यात्रा हुई है तो लोगों की भावना जुड़ी हो। या तिरुपति आप जाते हैं, कई लोग विदेश से भी लोग आकर के जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कोई राजनीतिक फ़ायदा हो। मेरा ऐसा मानना है कि उसके अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज जरूर जाता है कि भाई देखिए इनका किन संस्कारों में एक प्रभाव है, उनकी एक अपनी आस्था भी उन्हीं के प्रति है जिसमें हमारी आपकी है। भारतीय जनता पार्टी को जीत की मशीन बनाने में अमित शाह की भूमिका सबसे अहम है। किसी भी राज्य में चुनाव से बहुत पहले पार्टी वहां पर चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। उस राज्य की जनता के दिलों को जीतने के लिए अमित शाह भक्ति का सहारा लेना बिल्कुल नहीं भूलते। हैदराबाद से बंगाल और अब असम में भी अमित शाह की राजनीति का यही रूप देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद अमित शाह मणिपुर पहुंचे, जहां इम्फाल में उनका शानदार स्वागत हुआ। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर विकास की राह पर चल पड़ा है। अमित शाह ने इम्फाल में 7 परियोजनाओं की शुरुआत भी की और इसके साथ ही भक्ति और शक्ति वाली राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग करती है ये राजनीति कहें या ये भक्ति और शक्ति दोनों का मेलजोल कहें। बीजेपी की एक और खूबी है और वो ये खूबी है उसकी चुनावी रणनीति। पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी 5 महीने बाकी हैं, लेकिन वहां बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। असम में भी 3 से 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, वहां भी बीजेपी अभी से ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और याद कीजिए, पिछले महीने हैदराबाद नगर निगम के चुनाव पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। आप और हम जहां सोच नहीं सकते, बीजेपी वहां से चुनाव तैयारियों की शुरुआत करती है। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी और उसके सबसे बड़े रणनीतिकार के लिए पूर्वोत्तर की अहमियत कितनी ज्यादा है। तालियों की जोरदार गूंज के साथ स्वागत करें। बीते 2 दिनों में अमित शाह ने पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। शनिवार की देर रात अमित शाह 2 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर गए थे। जिस वक्त अमित शाह गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर उतरे होंगे, उस वक्त हो सकता है बीजेपी के विरोधी दलों के नेता नींद में रहे होंगे। अमित शाह भले ही देर रात गुवाहाटी पहुंचे थे, लेकिन वो चुनाव की तैयारियों को लेकर जरा भी देर नहीं करते। साल 2021 के मार्च-अप्रैल में ही असम में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी चुनाव में अभी 3 से 4 महीने बचे हैं। लेकिन अमित शाह के लिए ये सिर्फ 3 से 4 महीने। असम में दोबारा सत्ता बरकरार रखने के लिए अमित शाह ने शनिवार को गुवाहाटी में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। असम के बाद अमित शाह सीधे मणिपुर आए। यहाँ भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज IIT की नींव रखी। मणिपुर के लिए कई और परियोजनाओं की शुरुआत की। अमित शाह ने 2 दिनों के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के जरिए मोदी सरकार के पूर्वोत्तर प्लान को मजबूत बनाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी ने ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जहां कोई सोच नहीं सकता, बीजेपी वहां के चुनाव में हाथ आजमाती है। नगर निगम के चुनाव में आमतौर पर स्थानीय नेता या फिर राज्य स्तर के नेता ही चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में तो बीजेपी ने राजनीति की ऐसी लकीर खींची जिसके बारे में कोई दूसरा दल शायद ही सोच पाए। इन 3 तस्वीरों को देखिए और बीजेपी की अभेद रणनीति का अंदाजा लगाइए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद नगर निगम में प्रचार करने उतरे थे। देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व ने इस तरह का चुनाव प्रचार किया और उसका परिणाम भी देखने को मिला। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 149 में से 44 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी ने 30% वोट हासिल किए और राज्य की सबसे बड़ी पार्टी टीआरएस को बहुमत से रोक दिया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव को भी बेहद गंभीरता और आक्रामकता के साथ लड़ा। राज्य में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव था, लिहाजा बीजेपी के लिए चुनाव बेहद अहम था। बीजेपी की रणनीति का ही कमाल है कि डीडीसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 280 में से बीजेपी 74 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। बीजेपी को कुल 4,87,000 वोट मिले, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को मिले कुल वोटों में से भी ज्यादा था। जिस स्टेट में भी पहले जाते हैं, पहले अपने वोटरों को लुभाने के लिए हिंदू राष्ट्र की नीति और हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को टच करके वहां इलेक्शंस का बिगुल बजाती है। यही हाल उनका बिहार में था, महाराष्ट्र में था, बाकी स्टेटों में था। जम्मू कश्मीर और हैदराबाद के बाद अब बीजेपी का लक्ष्य है मिशन बंगाल, जिसका ऐलान अमित शाह ने पिछले हफ्ते ही कर दिया था। जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 2/3 सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए 20 दिनों के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा कर चुके हैं और विधानसभा चुनाव तक हर महीने बंगाल आते रहेंगे। चुनाव छोटे हो या बड़े, लोकसभा हो या फिर नगर निगम के चुनाव, बीजेपी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। आप जरूरी नहीं है ना कि आप कितने बड़े संख्या में बहुमती ला करके सरकार बनाएं, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए दूरगामी लक्ष्य जिसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म में आप लोगों से जुड़े रहिए। इसके लिए संगठन के लोग काम करें और राष्ट्रीय नेता जाकर के उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो अपने संगठन को सक्रिय रखें और चुनाव में उस समय उसका उपयोग होता है। एक कहावत है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कुछ इसी तर्ज पर बीजेपी भी चुनाव की तैयारी करने में लगी है, वक्त से पहले और सोच से आगे, और साथ ही साथ जनता की नब्ज पकड़ने की कला। इन्हीं 3 रणनीतियों के कारण ही बीजेपी चुनावों में विजय का शंखनाद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में मणिपुर कभी बंद नहीं हुआ और इम्फाल को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान भी किया। मोदी जी ने ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है। चुनाव आया था तब 2013 में उन्होंने कहा था कि भारत माता की 2 भुजा है, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत का तो विकास हो चुका है, मगर जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होता, भारत का विकास संभव नहीं है। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि 6.5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास की एक रेल लाने का, पहले पानी की बाढ़ आती थी, अब यहाँ पर विकास की बाढ़ लाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसाम की बाढ़ का नियंत्रण, इसका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं करते, आसाम विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। और ये केंद्र सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार और आसाम सरकार दोनों साथ में रहकर ही कर सकते हैं। भाजपा की ये डबल इंजन जोड़ी आसाम के बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढ सकती है। मुझे बताइए, ये आंदोलन करने वाले लोग, आसाम के युवा पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट और उद्योग को ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? जरा जोर से बोलिए, ला सकती है?
उद्योग को लाना, इंडस्ट्री को लाना, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।